हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर के आ गया हूं अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 के मॉडल पेपर कक्षा 8वीं का समाज विज्ञान का लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है, पहला महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्राचीन भारत की किस कुरीतियों को अंत करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला बाल विवाह, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा बहु विवाह और चौथा कन्यावध। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कन्यावध। तीसरा प्रश्न है, सुनहरा रेशे से अभिप्राय है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला चाय, दूसरा कपास, तीसरा पटसन और चौथा नारियल जटा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा पटसन, ये हमारा सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कर्नाटक, ये हमारा सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न दिया है कि कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आ इस्पात उद्योग, ब सूती वस्त्र उद्योग, स सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और द इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सूचना प्रौद्योगिकी, ये हमारा सही आंसर होगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। ऑप्शन दिया गया है, कैंसर उपचार की औषधियाँ, दूसरा झरने का जल, तीसरा उष्ण कटिबंधीय वन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कैंसर उपचार की औषधियाँ। प्रश्न सातवां दिया है, अति लघु उत्तरी प्रश्न में जो 4 अंक का होगा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। आठवां भी देख लेते हैं, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। और नौवां, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो चलिए इसका आंसर देखते लेते हैं, सातवां, आठवां और नौवां का। तो सातवां का आंसर हो जाएगा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि माना मनुष्य की कुशलताएं एवं योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। और आठवां का आंसर हो जाएगा, वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। अपने छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। और नौवां प्रश्न का आंसर होगा, भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। प्रश्न है, आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन कौन से 4 काम करेंगे, लिखिए। और 11वां प्रश्न दिया है, जीएसटी को समझाइए। ये 10वां और 11वां का आंसर देखते हैं। हम दूसरे लोगों की गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए निम्नलिखित काम करेंगे। पहला, गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे। दूसरा, हम इसकी शिकायत माता पिता या शिक्षक से करेंगे। तीसरा, हम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर डायल करेंगे। चौथा, हम पूरी ताकत लगाकर धक्का देंगे ताकि भाग सकें। और 11वां का आंसर होगा, जीएसटी क्या है का। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लागू होता है। इससे पूरे भारत में एक समान कर व्यवस्था लागू हो गई है, अर्थात पूरे देश में किसी भी वस्तु की कीमत एक समान होगी। पहले किसी कंपनी की कार को दिल्ली में खरीदते थे और उसी कंपनी की कार रायपुर में खरीदते थे। दोनों की कारों की कीमत में अंतर होता था क्योंकि प्रत्येक राज्य में कर की दर अलग अलग होती थी। अब कोई भी राज्य किसी भी वस्तु पर मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकता। एक देश में एक कर के नियम का पालन सभी राज्यों को करना होगा। जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है। हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है। उत्तरी प्रश्न में 12वां प्रश्न है,
दीवानी मामले और फौजदारी मामले में क्या अंतर है। 13 नंबर का प्रश्न, बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर बताइए। और प्रश्न 14, डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालिए। ये 6 नंबर का आप लोगों का मार्क रहेगा। चलिए देखते हैं इसका दीवानी मामले और फौजदारी मामले में अंतर। तो दीवानी मामले जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच पैसों के लेन देन में जो विवाद होता है, ऐसे विवादों को दीवानी मामले कहते हैं। इसमें सज़ा नहीं होती, पर जिस पक्ष को नुकसान सहना पड़ता है उसे उसके नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की सज़ा नहीं होती। फौजदारी मामले ऐसे अपराध जिनसे समाज की शांति भंग होती है, जैसे चोरी, रिश्वत, डकैती, मारपीट आदि फौजदारी मामले अपराध कहते हैं। इसमें अपराधी के विरुद्ध सबूत मिलने पर सेक्शन कोर्ट फैसला सुना सकता है। 13वां नंबर का प्रश्न है, बायोगैस एवं प्राकृतिक गैस में अंतर। तो बायोगैस, पहला, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट का गैसी ईंधन में बदला जा सकता है। दूसरा, खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोच्च ईंधन है। और प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है। दूसरा, इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। प्रश्न 14 का आंसर होगा डलहौजी की हड़प नीति। इसमें पहला था, नीति में निसंतान राज्यों के दत्तक गोद लिए पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाना। दूसरा, कुशासन के आधार पर देसी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना। तीसरा, युद्ध द्वारा देसी राज्यों को अधिकार में करना। डलहौजी ने अपनी पहली नीति के अनुसार सतारा, जैत, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह उसने अपनी दूसरी नीति के अनुसार अवध को अपने अधिकार में कर लिया। उसने युद्ध के द्वारा पंजाब को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न होगा 15, 16 और 17। तो 15 प्रश्न क्रमांक 15 है, सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि क्या है। 16, पंचशील के 5 सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। और 17, टिप्पणी लिखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था, इनमें से कोई 2 लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न 15वां का उत्तर होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जानी है उसे लिखित रूप में आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क का रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को शुल्क नहीं देना पड़ता। आवेदन के 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की कागज की छाया प्रतियां दी जा रही है तो छाया प्रति का शुल्क जमा करना होता है। राशि देते समय रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है। 30 दिवस के अंदर जानकारी प्राप्त न होने पर या जानकारी अधूरी, भ्रामक अथवा गलत होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उस संस्था या कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी, जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती सिद्ध होने पर राज्य सूचना कार्यालय, संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति पर प्रतिदिन 250 रुपये की दर से अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना कर सकता है। जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को दी जाती है। 16 नंबर का प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांत। पंचशील भारत में की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। पंचशील संस्कृत के 2 शब्दों पंच और शील से बना है। पंच का अर्थ है 5 और शील का अर्थ है आचरण के नियम, अर्थात आचरण के 5 नियम। तो पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई सन 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। संधि में उल्लिखित 5 बिंदु वो निम्नलिखित है। पहला, एक प्रदेश की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, अर्थात सभी देशों की सरकारों और उनके फैसलों के प्रति सम्मान की भावना रखना तथा उसकी स्वतंत्रता और एकता को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना। दूसरा,
आक्रमण अर्थात किसी दूसरे देश की सीमा पर आक्रमण नहीं करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना अर्थात कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए जो भी नियम कानून बनाए उनमें रोक टोक और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करना। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ अर्थात किसी भी कारण से किसी भी देश को छोटा या बड़ा ना मानकर समान मानना और एक दूसरे के हित में काम करना। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसका अर्थ है सभी देश अपनी आज़ादी को बनाए रखेंगे और एक दूसरे को आज़ादी के लिए शक्तिपूर्वक मदद करेंगे। अपने बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्वक चर्चा से ही हल करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है का आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था का मूल आधार लगान का किसान रैयत के साथ सीधे करार करना था। यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। शुरू के दिनों में फसल और उनके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांत में 30 वर्षों के लिए यह बंदोबस्त लागू किया गया। किसानों के साथ सीधे करार के बावजूद इस व्यवस्था से किसानों को शोषण होता रहा। दूसरा, महलवाड़ी व्यवस्था। सन 1833 और 43 के बीच अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की जिसे पूरे गांव में, जिसे महल कहते थे, से लगान का बंदोबस्त किया जाता था अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था को पंजाब और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया। इस तरह से आप लोगों को 17 क्वेश्चन आएंगे और आया हुआ है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा